हमने कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के पावर्स के बारे में डिस्कशन किया, और लास्ट जो स्लाइड हमने देखी थी वो था डिफरेंस बिटवीन कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड। तो कॉन्शियस माइंड करीब 10% है, सबकॉन्शियस माइंड 90% है, इसलिए उसकी तुलना आइसबर्ग के साथ की जाती है। कॉन्शियस माइंड बॉस की तरह काम करता है और सबकॉन्शियस माइंड सर्वेंट की तरह काम करता है। हमारे आईक्यू को कॉन्शियस माइंड से लेना देना है, और हमारे जो ईक्यू इमोशनल जो क्वोशंट है उसको सबकॉन्शियस से लेना देना है। कॉन्शियस माइंड लॉजिकल है, सबकॉन्शियस माइंड इमोशनल है। कॉन्शियस माइंड कुछ भी फिल्टर कर सकता है, डिस्क्रिमिनेट कर सकता है। सबकॉन्शियस माइंड के अंदर कोई फिल्टर नहीं है, क्योंकि उसके पास लॉजिक नहीं है। एक एनालिटिकल है, सबकॉन्शियस माइंड में नॉलेज, विजडम, ये सब होने की वजह से वो क्रिएटिव होता है। एक एग्जीक्यूट करने वाला होता है, दूसरा प्लान करने वाला होता है। थिंक बिफोर एक्शन, वर्क फास्टर ऑन नेगेटिव कमांड्स। नेगेटिव कमांड्स पर फास्टर इसलिए वो कर रहा है कि अभी वर्तमान समय ज़्यादातर सभी मनुष्यों की जो एक्वायर्ड पर्सनालिटी है वो काफ़ी डिग्रेड हो चुकी है। मतलब सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर जो रिकॉर्ड्स हैं, कई जन्मों के रिकॉर्ड्स हैं, वो रिकॉर्ड्स भी आज नेगेटिव हो गए हैं, और इसीलिए वो नेगेटिव कमांड्स के ऊपर फास्ट वर्क करता है। अंडरस्टैंड्स जो, क्योंकि लॉजिक है उसके पास, और ये डोंट अंडरस्टैंड, डज नॉट अंडरस्टैंड द जोक। एक का काम है गोल को सेट करना, दूसरे का काम है गोल को अचीव करना। जो एग्जीक्यूशन होता है गोल अचीव करने के लिए, तो वो प्लान आउट भी करता है और एग्जीक्यूशन भी करता है सबकॉन्शियस माइंड। तो ये कुछ डिफरेंस हमें कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड के बारे में जानना चाहिए। आइए अभी कुछ इमोशंस से भी देख लेते हैं, क्योंकि ये इमोशंस भी हमारी जो आत्मा है उसके साथ ही उसको लेना देना है। हमने ये भी देखा कि सबकॉन्शियस माइंड इमोशनल है और कॉन्शियस माइंड लॉजिकल है। तो ये जो इमोशंस है वो वास्तव में क्या है? एक प्रकार की फीलिंग्स हैं। इमोशंस की डेफिनेशन, ये जो डेनियल गोलमैन ने जब इमोशनल इंटेलिजेंस की किताब लिखी, क्योंकि इमोशनल इंटेलिजेंस जो टर्म जो है वो करीब 1983 में उसको कॉइन की गई थी, और उस वक्त उसने जो इमोशंस की डेफिनेशन देने की कोशिश की, उसमें उसने ऐसा बोला है कि इट इज़ अ फेल्ट टेंडेंसी। इससे एक आदमी में एक टेंडेंसी, फेल्ट टेंडेंसी टू मूव टवर्ड्स समथिंग गुड के फेवरेबल। हमको जो अच्छा लगता है और जो हमारे लिए फेवरेबल हमको लगता है उसकी ओर झुक जाना, तो उसको उसकी ओर चल जाना, चले जाना, तो उसको उसने इमोशन कहा। और जो हमको अच्छा नहीं लगता है, हम उसमें कंफर्टेबल नहीं है, तो फिर उसके उससे दूर चले जाना, इसको उसने इमोशन कहा है। इट इज़ अ फेल्ट टेंडेंसी टू मूव अवे फ्रॉम समथिंग विच इज़ नॉट फेवरेबल और नॉट यूजफुल। तो ये जो इमोशंस में जो पॉजिटिव इमोशंस भी होती है, नेगेटिव इमोशंस भी होती है। जब हमारे में नेगेटिव इमोशंस की मात्रा बढ़ जाती है तो ऑटोमेटिक फिर हमारा जो इमोशनल इंटेलिजेंस है वो कम हो जाता है, और जब पॉजिटिव इमोशंस की मात्रा ज़्यादा होती है तो फिर हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ जाता है। तो आज कहा जाता है कि इमोशनल इंटेलिजेंस आईक्यू लोगों का बढ़ रहा है, लेकिन ईक्यू कम हो रहा है, क्योंकि जो भावनाएं हैं, भाव और भावनाएं शुष्क होती जा रही है। देखो अभी जो रोबोटिक्स, रोबोट का जमाना है, तो ये रोबोट्स के अंदर लोग उसमें भावना डालने की, साइंटिस्ट भावना डालने की कोशिश कर रहे हैं, और ये जिंदा यहाँ पर मनुष्य जो है उसमें से जो इमोशंस हैं वो शुष्क होती जाती हैं। हमारे एंसेस्टर्स जो हो गए, हाँ, तो अगली जनरेशन की बात कर रहा हूँ, उस उनके इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत ऊंचा था। भले उनका आईक्यू इतना नहीं था, लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत ऊंचा था। और आज हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस जो लो जा रहा है, उसका कारण यही है कि ये जो
पॉजिटिव इमोशंस की मात्रा कम होती जा रही है और नेगेटिव इमोशंस की मात्रा बढ़ती जा रही है। तो हमें चेक करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर एक लिस्ट आउट किया है कि पॉजिटिव इमोशंस क्या क्या है और उसको कैसे हम बढ़ाएं, और नेगेटिव इमोशंस क्या है। तो अभी ज़्यादातर हमारे में नेगेटिव इमोशंस है, तो अगेन वहाँ प्रश्न तो यही उठता है और आकर के वहीं ठहर जाते हैं कि इट इज़ अ प्रोग्रामिंग ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। क्योंकि ये जो एक्वायर्ड पर्सनालिटी में इतनी नेगेटिविटी है कि जिसने हमारी ये जो पॉजिटिव इमोशंस हैं उसको काफ़ी कम कर दिया है। तो वो पॉजिटिव इमोशंस को यदि हमें इनकलकेट करना है और दोबारा उसको यदि इम्बाइब करना है, तो हमें अगेन प्रोग्रामिंग ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड। तो ये देख सकते हैं आप यहाँ, लव है, मर्सी है, कॉम्पैशन, सिंपैथी, ट्रूथफुलनेस, ब्लिस, टॉलरेंस, प्योरिटी, ट्रस्ट एंड फेथ, एंथुसियाज्म, पेशेंस, होप, ये सब पॉजिटिव इमोशंस है। अभी हमें चेक करना है, तो लिस्ट आउट तो कर दिया है, वो तो कोई भी कर सकता है, लेकिन हमें चेक करना है कि उन सब की मात्रा मेरे में कितनी है। और ये जो नेगेटिव इमोशंस का लिस्ट है, तो उससे मैं कितना दूर हूँ। फियर है, एंगर है, हेट्रेड है, जेलसी, सैडिज्म, वरी, इंटॉलरेंस, इम्प्यूरिटी, डाउट्स, डिप्रेशन, इम्पेशंस, डिस्पेयर। हाँ, मैंने यहाँ कोशिश की है कि जो ऑपोजिट जो है वो एक के सामने एक है। तो ये जो जो लव के बजाय अभी फियर है, मर्सी के बजाय एंगर है, इस तरह से कॉम्पेशन के बजाय हेट्रेड है, सिंपैथी के बजाय जेलसी है। तो इस तरह से हमें नेगेटिव इमोशंस को कम करना है, और इस उसका भी रास्ता यही है, हाँ, पॉजिटिव प्रोग्रामिंग ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। और सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि उसकी सर्वश्रेष्ठ जो टेक्निक है वो है राजयोग मेडिटेशन। इससे पूरा अच्छी तरह से हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। लेकिन बिफोर वी गो टू द राजयोग मेडिटेशन, आइए इन साइंटिस्टों ने, जो साइकोलॉजिस्टों हैं और मेडिकल साइंटिस्टों ने भी मिलकर के जो एक टेक्निक डेवलप की है उसकी हम चर्चा करेंगे। तो आइए, तो हमको ये स्टेट ऑफ माइंड को पहले समझना पड़ेगा। देखो, जब हम सबकॉन्शियस माइंड का प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं, या तो उसके ऊपर जो नेगेटिव रिकॉर्ड्स हैं उसको हम इरेज करना चाहते हैं और नए रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं, तो क्या करना पड़ेगा, हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड के साथ जुड़ जाना पड़ेगा, कनेक्शन होना चाहिए। यदि और मेरे कॉन्शियस माइंड के माध्यम से मैं अच्छे अच्छे विचार करूं और उसको अच्छी डायरेक्शन दूं, तो एक नए रिकॉर्ड तैयार हो सकते हैं। देखो, मेरे संकल्प पॉजिटिव है, क्रिएटिव है, मेरे निर्णय पॉजिटिव है, तो नेचुरली फिर मेरे कर्म भी पॉजिटिव होंगे, क्रिएटिव होंगे। तो जब हमारे कर्म तक पॉजिटिव क्रिएटिव हो जाता है, तो उसकी फिर इंप्रेशन पॉजिटिव बनना शुरू हो जाती है। तो एक कम्युनिकेटिंग, क्योंकि बातचीत करनी पड़ेगी सबकॉन्शियस माइंड से, आपको ऑटो सजेशन के माध्यम से उसको इम्प्रेस करना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात आती है कनेक्शन विद द सबकॉन्शियस माइंड। यदि मान लीजिए कि आप एक किसी से, अभी जैसे हम बात कर रहे हैं, कोई भी कम्युनिकेशन सिस्टम, टेलीफोन की ले लीजिए बात, तो टेलीफोन पे आप बोलते जाइए, लेकिन यदि कनेक्शन ही नहीं है तो सामने वाला थोड़ा सुन पाएगा। तो कनेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो नहीं तो कनेक्शन, बिना कनेक्शन में बोलता जा रहा हूँ, इसलिए मुझे अभी अभी आपको भी कहना पड़ा, अभी सुनाई देता है वेरीफाई करने के लिए। तो कनेक्शन है तो आपको सुनाई देगा, नहीं कनेक्शन है तो नहीं सुनाई देगा। इसीलिए कनेक्टिंग विद द सबकॉन्शियस माइंड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जब हम जागृत अवस्था में होते हैं, तो हम, और जब हम वर्किंग कंडीशन में, जब हमारा मन हमारे काम में लगा हुआ है, दूसरी चीजों में लगा हुआ है, उस वक्त हम अपने सबकॉन्शियस माइंड से काफी दूर होते हैं। अभी सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट होने के लिए, क्योंकि मुझे ऑटो सजेशन तो कॉन्शियस माइंड से देना है, सबकॉन्शियस से जुट करके देना है, तो उसके लिए स्टेट ऑफ माइंड जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और देखो, कई लोग कई बार कहते हैं कि देखो हम तो इतने समय से इतने राजयोग करते हैं, अभ्यास करते हैं, लेकिन कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। तो उसका कारण यही है कि कौन सी स्टेज में, तो आपके माइंड की स्टेट कौन सी है, और आप एक प्रकार का अभ्यास करते हो।
तो आइए पहले ये हम समझ लेते हैं स्टेट ऑफ माइंड। तो हमारा जो बॉडी है एक प्रकार से बायो इलेक्ट्रिकल जनरेटर है। हमारे शरीर के एक एक कोश के अंदर बायो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, और ये जो बायो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वो शरीर के हर पार्ट में होती है। तो जैसे कि हमारा हार्ट जो चलता है वो इलेक्ट्रिकल पल्सेस, एक कोने में, हार्ट के एक कोने में इलेक्ट्रिकल पल्सेस जनरेट होते हैं, वो हार्ट की रिदम को मेंटेन करते हैं। और उसका जो रिकॉर्ड है, जो पल्सेस, वो एक साइकिल के रूप में होता है, एक रिदम के रूप में होता है, जो जनरली नॉर्मली कहा जाता है कि 72 रिदम्स पर मिनट। हार्ट रेट उसको बोला जाता है। बढ़ भी जाता है, कम भी हो जाता है, ठीक है, टैकीकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया कहते हैं। तो ये जो उसका जो रिकॉर्ड है उसको हम ईसीजी कहते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। वो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है हार्ट की। तो यहाँ पर हमारा जो ब्रेन है, तो ब्रेन सेल के अंदर भी बायो पोटेंशियल्स डेवलप होते हैं, और ये जो बायो पोटेंशियल ब्रेन सेल में डेवलप होते हैं वो रिदम के रूप में, वाइब्रेशन के रूप में होते हैं। और ये वाइब्रेशन की जो स्पीड होती है वो काफी ऊपर होती है, इसलिए प्रति सेकंड उसको उसको फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। तो प्रति सेकंड कितने वाइब्रेशंस, माना कितने स्पंदन डेवलप होते हैं, तो उसका भी वेव फॉर्म होता है। तो उसका भी एक रिकॉर्ड तैयार किया जा सकता है। जैसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है तो उसको इलेक्ट्रो एंटीफेलोग्राफ कहा जाता है, ईईजी कहा जाता है उसको, ईसीजी, इसको ईईजी कहा जाता है। इलेक्ट्रो एंटीफेलोग्राफ कहो या एंसीफेलोग्राफ कहो, दोनों रीति से लोग बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो जो फ्रीक्वेंसी है, जो बायो पोटेंशियल्स डेवलप होते हैं, इलेक्ट्रिकल करंट जो का एक कॉमन लैंग्वेज में हम कह सकते हैं जो डेवलप होता है, तो वो रिदम के रूप में होता है, वेव फॉर्म के रूप में होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, उसका वेरिएशन बहुत बड़ा होता है। एक साइकिल प्रति सेकंड से लेकर 50 साइकिल्स प्रति सेकंड का उसका वेरिएशन हो सकता है। और ये वेरिएशन जो है वो स्टेट ऑफ माइंड के ऊपर डिपेंड करता है। और इसीलिए ये जो किसी भी मेंटल डिसऑर्डर के डायग्नोसिस के लिए ये ईईजी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए कोई भी साइकाट्रिस्ट के पास आप जाएंगे तो वो मशीन आपको मिलेगा, क्योंकि वो पहले ईईजी लेगा और ईईजी के आधार पर फिर वो स्टेट ऑफ माइंड डिसाइड करता है। तो हम अभी उसको समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो, जब हम नॉर्मल वर्किंग, जागृत अवस्था में नॉर्मल वर्किंग कंडीशन में जब होते हैं, नॉर्मल हम हमारा रूटीन काम कर रहे हैं, तो उस वक्त ये जो फ्रीक्वेंसी जो है वो फ्रीक्वेंसी 14 से 30 के बीच में होती है। 14 और 30, 14 साइकिल्स पर सेकंड टू 30 साइकिल्स पर सेकंड ये होती है। अभी हम मान लीजिए कि टेंशन में है, बहुत गुस्सा कर रहे हैं, कोई एबनॉर्मल मेंटल स्टेट है, तो उस वक्त हमारी ये जो फ्रीक्वेंसी है वो 30 से ऊपर चली जाती है। इट विल गो, वो 50 तक भी जा सकती है, 50 साइकिल्स पर सेकंड। अच्छा, अभी हम जब एक निंद्रा के स्टेज में जब आते हैं, हम सोने गए हैं, तंद्रा इसको बोला जाता है, ड्राउजिंग जैसे, हाफ अवेक हाफ हेड स्लीप, ऐसी एक अवस्था आती है, तो हमारा कॉन्शियस माइंड जो, उसकी एक्टिविटी बहुत कम हो जाती है, क्योंकि वी आर ऑन द वर्ज ऑफ स्लीपिंग। तो व्हेन वी आर ऑन द वर्ज ऑफ स्लीपिंग, कॉन्शियस माइंड की एक्टिविटी काफ़ी कम हो जाती है। तो इस अवस्था जो है उसमें फ्रीक्वेंसी 7 और 14 के बीच में हो जाती है। फिर हम सो जाते हैं। अब सो जाते हैं तो फिर दो प्रकार की स्लीप है। एक है शैलो स्लीप, जिसको रैपिड आई मूवमेंट स्लीप कहते हैं, और एक है गहरी निंद्रा, जिसको नॉन रैपिड आई मूवमेंट कहते हैं, जो स्लीप को। तो जब सो जाते हैं, शैलो स्लीप होती है, तो वो फ्रीक्वेंसी फिर और कम हो जाती है और 4 और 7 के बीच में आ जाती है। और फिर गहरी नींद में चले जाते हैं तो फिर वो फ्रीक्वेंसी 1 से लेकर के 4 के बीच में होती है। अभी ये जो रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी है, तो उसका नाम भी तो कैसे भी दिया जाए, तो कोई नाम नहीं सूझता है, तो फिर हम ABCD कह देते हैं, ऐसे ए अल्फा बीटा थीटा डेल्टा उन्होंने कह दिया। वो एक अल्फाबेट है, एक लैंग्वेज की। तो जो, जब हम गहरी नींद में सोते हैं और फ्रीक्वेंसी 1 और 4 के बीच में जब होती हैं, तो उसको डेल्टा स्टेट बोला जाता है। 4 और 7 के बीच में यदि होती हैं तो उसको थीटा स्टेट बोला जाता है। 7 और 14 के बीच में अल्फा, और इसको 14 और 30 के बीटा बोलते हैं,
और 30 ऑनवर्ड्स जब चली जाती है फ्रीक्वेंसी तो बीटा प्लस बोलते हैं, कई लोग उसको गामा भी कहते हैं। तो अल्फा बीटा गामा थीटा डेल्टा, इस तरह से उसका एक नाम दे दिया हम। आइए, इसलिए मैंने यहाँ पर सिचुएशंस, कौन सी सिचुएशन होती हैं तब ये स्टेट ऑफ माइंड होती है, वो भी थोड़ा सा लिख दिया है। तो स्टेट ऑफ टेंशन एंजाइटी में हम गामा स्टेट में हम बिल्कुल अवेक होते हैं, वर्किंग कंडीशन में होते हैं, सामान्य काम करते हैं, तब वो हमारी बीटा स्टेट होती है। हाफ अवेक हाफ एट स्लीप हमारा अल्फा स्टेट है। शैलो स्लीप थीटा स्टेट, एंड डीप स्लीप डेल्टा स्टेट। अभी मनोविज्ञान क्या कहता है कि जब आप ऑटो सजेशन दो उस वक्त यदि आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट इज अल्फा स्टेट, यदि बीटा स्टेट के अंदर कोई भी सकारात्मक चिंतन करो, कुछ पढ़ो, ऑटो सजेशन दो, उसकी कोई विशेष इफेक्ट आपके सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर नहीं होगी। इसीलिए आपको कम से कम किसी भी तरह अल्फा स्टेट में आना है। तो ये अल्फा स्टेट में आने के लिए, अब जैसे व्हेन आई एम ऑन द वर्ज ऑफ स्लीपिंग तो नेचुरली आ जाती है अल्फा स्टेट, लेकिन एट दैट टाइम माय कॉन्शियस माइंड इज नॉट वर्किंग, आई कैन नॉट गिव ऑटो सजेशन, आई कैन नॉट विजुलाइज। उसमें विजुलाइजेशन का क्या महत्व है बाद में बताऊंगा मैं। तो ये विजुलाइजेशन या ऑटो सजेशन वगैरह संभव नहीं है। तो इसीलिए फिर मनोविज्ञान ने कहा कि कुछ रिलैक्सेशन टेक्निक्स हैं, बहुत सारी रिलैक्सेशन टेक्निक्स डेवलप की है। ज़्यादातर सब रिलैक्सेशन टेक्निक में ब्रीदिंग ही आता है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम ब्रीदिंग दूसरी भी टेक्निक्स है, स्ट्रेच एंड रिलैक्स, जैकबसन की भी मेथड है रिलैक्सेशन की। तो ऐसी कोई रिलैक्सेशन टेक्निक को अपना करके आप मेंटली एंड फिजिकली जब रिलैक्स हो जाते हैं तो फिर आप अल्फा स्टेट में आ जाते हैं और आप पूर्ण रूप से जागृत हैं। तो आपको ऑटो सजेशन देना है। तो ये जो ऑटो सजेशन की जो बात है, माना रिलैक्सेशन टेक्निक को अपना करके अल्फा स्टेट में आइए, फिर ऑटो सजेशन दीजिए। और वो लोग ऐसा मानते हैं कि थीटा और डेल्टा स्टेट तो सोने के बाद ही आती हैं, उसमें तो प्रश्न नहीं, उस वक्त तो बिल्कुल सबकॉन्शियस माइंड उससे भी ज्यादा सरफेस पे होते हैं। आप जानते हैं सोने के बाद हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही एक्टिवेट हो जाता है। जो हम ड्रीम्स देते हैं वो कुछ नहीं है, फ्लैशबैक ऑफ द रिकॉर्ड, जो हमारे पास बच के भी हो सकते हैं, इस जन्म के भी हो सकते हैं, उसमें से सब रिफ्लेक्ट होते रहते हैं। तो हम जब निंद्रा करते हैं उस वक्त हमारा ये सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट होता है। तो वो लोग तो मानते हैं कि भाई थीटा स्टेट में तो सोने के बाद जा सकते हैं, लेकिन हमारे बाबा ने जो हमको ये जो राजयोग सिखाया है, वो राजयोग मेडिटेशन एक ऐसा है कि जिसमें आप जागृत अवस्था में भी थीटा स्टेट में भी जा सकते हैं और डेल्टा स्टेट में भी जा सकते हैं। इसीलिए ये ज्यादा इफेक्टिव इसलिए है। और जब आप अल्फा स्टेट में हैं और कुछ ऑटो सजेशन देते हैं, मान लीजिए कि वो आप 25 बार वो ऑटो सजेशन देते हैं, तो उसकी जितनी इफेक्ट होगी उससे भी ज्यादा इफेक्ट थीटा स्टेट के अंदर मान लीजिए 15 बार दिए या 10 बार दिए, उससे भी ज्यादा इसकी इफेक्ट होगी, क्योंकि यू आर वेरी क्लोज टू द सबकॉन्शियस माइंड और उसकी इंप्रेशन बिल्कुल इमीडिएट लगेगी। इसलिए यदि हम कोई थीटा स्टेट में आकर के ऑटो सजेशन देते तो बिल्कुल हमको इमीडिएट रिजल्ट मिलेगा, और यदि डेल्टा स्टेट में जाकर के कोई ऑटो सजेशन देते हैं या तो कोई पॉजिटिव थिंकिंग करते हैं और क्रिएटिव विजुअलाइजेशन करते हैं तो उसकी इफेक्ट बहुत ज़्यादा होगी। इसलिए स्टेट ऑफ माइंड जो को हम लोग जो मेडिटेशन करते हैं, सब मेडिटेशन करते हैं, राजयोग का अभ्यास हम करते हैं, लेकिन ये राजयोग के अभ्यास के अंदर स्टेट ऑफ माइंड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए बाबा ने हमको बार बार कहा है अंतर्मुखी, अंतर्मुखता और एकाग्रता, एकांत, अंतर्मुखता और एकाग्रता, ये तीन जो शब्द बाबा ने बार बार यूज किया है वो स्टेट ऑफ माइंड के लिए है। जब तक हम अंतर्मुखी, इंट्रोवर्जन, इंट्रोस्पेक्शन, इंट्रोवर्जन, आप कितना भी इंट्रोस्पेक्शन करो, इंट्रोवर्जन के बिना इतना इफेक्टिव नहीं होगा। इसलिए इंट्रोवर्जन माना अंतर्मुखी बनना है, एकांत का सेवन करना है, आइसोलेट करो अपने आप को, तो नेचुरली हमारी जो माइंड की एक्टिविटी है ना वो धीरे धीरे ये हो जाएगी। तो इसको हमको समझना है। तो ये जो डेल्टा स्टेट जो हैं, अब उसके बारे में आप लोगों ने सुना तो होगा कि हमारी जो जानकी दादी जो थी वो तो हमेशा डेल्टा स्टेट में रहती थी, बिल्कुल एक्टिव जागृत अवस्था में।
तो उनके तो कई जगह 3 बार टेस्ट हुए हैं, एक बार ऑस्ट्रेलिया में हुआ है, यूएसए में भी हुआ है और लंदन में भी हुआ है। और लास्ट जब उनका एनकाउंटर हुआ एक साइकिक के साथ, वो प्रोग्राम था, पूरा स्टेज प्रोग्राम था, एन एनकाउंटर ऑफ ए साइकिक विथ ए योगी करके, जिसमें यूरी गेलर का आपने नाम सुना होगा। उसके पास जो साइकोकाइनेसिस की उसके पास जो पावर था, तो वो डेमोन्स्ट्रेशन उसने स्टेज पर से किया, उसका भी विस्तार में नहीं जाएंगे। लेकिन ये जो डेल्टा स्टेट हैं वो महत्वपूर्ण है। उस वक्त भी दादी के सिर के ऊपर इलेक्ट्रोड्स लगाए गए थे, एंड व्हेन शी वाज टॉकिंग विद द यूरी गेलर, वो उस वक्त भी उसकी जो स्टेट थी वो डेल्टा स्टेट थी। और आप तो जानते हैं कि उनको सर्टिफाई भी किया गया था साइंटिस्टों के द्वारा कि मोस्ट स्टेबल माइंड इन द वर्ल्ड, कि जो वर्किंग कंडीशन में भी डेल्टा स्टेट पे रहती हैं। तो ये बात है, कुछ स्टेट ऑफ माइंड का महत्व हमने बताया कि मिनिमम रिक्वायरमेंट इज ए डेल्टा स्टेट। आइए अभी वो जो जो साइकोलॉजिस्टों ने जो पूरा कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड के प्रोग्रामिंग का हो, या तो हम अपनी पर्सनालिटी का ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हैं, हमारी शॉर्ट कमिंग वीकनेस इसको दूर करके हम उन गुणों को और शक्तियों को सरलता से धारण करना चाहते हैं, तो ये साइंटिफिक टेक्निक ये बताई है साइकोलॉजिस्टों ने, बाहर वालों ने। लेकिन फिर हम कंपैरिजन करेंगे राजयोग के साथ उसकी। तो ये साइंटिफिक अप्रोच ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द एक्वायर्ड पर्सनालिटी भी आप कह सकते हो। तो उसमें सबसे पहले स्टेप है, 4 स्टेप वाली ये मेथड है, रिलैक्सेशन, ऑटो सजेशन, विजुअलाइजेशन एंड इमोशनलाइजेशन। दीज आर द 4 स्टेप्स, एंड वो बिल्कुल साइंटिफिक है। तो सबसे पहले अडॉप्ट एनी ऑफ द रिलैक्सेशन टेक्निक or practice Raj Yoga meditation and stabilize your mind at least in the alpha state. And if you can go in the higher state, it will be always better. लेकिन minimum requirement is alpha state. Okay. Then अभी आपको ऑटो सजेशंस देना है। तो ये ऑटो सजेशंस जो हैं वो किस प्रकार से आप प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं। तो इवन द गोल सेटिंग जो है, गोल वो भी आप इसी तरह से, यही मेथड से आप गोल को सेट कर सकते हैं। तो फॉर्मुलेट रिक्वायर ऑटोराइजेशन इन अ प्रॉपर सीक्वेंस होना चाहिए, और फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द एक्वायर्ड नेगेटिव पर्सनालिटी। यदि आपने स्वॉट एनालिसिस किया है, माना अंतर्दर्शन करके, इंट्रोस्पेक्शन करके, यदि आपने महसूस किया है कि ये दीज आर माई शॉर्टकमिंग, दीज आर माई वीकनेसेस, जो मैं उसको दूर करके इस पर्टिकुलर वैल्यूज को या इस पर्टिकुलर वर्च्यू को या इस पावर को मैं गेन करना चाहती हूँ, तो इसके आधार पर फिर आपको एक ऑटो सजेशन फॉर्मुलेट करने पड़ेंगे। अब उसके लिए तो काफ़ी कुछ यहाँ हमारे राजयोग में बताया है, लेकिन उसके लिए हम कंसल्टेंट भी होते हैं। कंसल्टेंट आपको पूरा प्रिस्क्रिप्शन दे सकता है। बाय द वे मेरा भी यही काम है। तो जिसका जो प्रॉब्लम होता है उसके मुताबिक फिर हम प्रिस्क्रिप्शन लिख के उनको देते हैं कि भी इस प्रकार के ऑटो सजेशन आप अपने आप को दीजिए। दिन में 3 बार बैठना पड़ेगा और हर ऑटो सजेशन को 3 बार रिपीट करना है। तो पूरी मेथड्स हैं, सिस्टमेटिक, हम बताते हैं उसको। ओके, तो फॉर्मुलेट रिक्वायर्ड ऑटो सजेशंस इन प्रॉपर सीक्वेंस फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्वायर्ड नेगेटिव पर्सनालिटी, लिंक अप विथ योर सबकॉन्शियस माइंड to communicate with it and start giving auto suggestion with full confidence। देखो बिल्कुल निश्चय, बाबा कई बार कहते हैं कि निश्चय बुद्धि विजयंती, तो ये जो कर रहे हैं उसमें अपने आप में भी निश्चय होना चाहिए। ऑटो सजेशंस इन्फ्लुएंसेस बोथ योर कॉन्शियस माइंड एंड योर सबकॉन्शियस माइंड, विच इन टर्न इन्फ्लुएंस अवर पर्सनालिटी। ये तो समझ में आने की बात है। आइए अभी ये ऑटो सजेशन हमको फॉर्मुलेट करके हमको सिस्टमेटिक देना पड़ेगा। और मैंने जैसे बताया कि कम से कम दिन में 3 बार, जनरली हम लोग सूचन जो करते हैं दिन में 3 बार 10-10-15 मिनट का टाइम निकाल करके आपको बैठना पड़ेगा, एंड इट ऑटो सजेशन को 3 बार रिपीट करना है। ये जो ऑटो सजेशन हम जो राजयोग मेडिटेशन में सुमान की जो बात करते हैं, सुमान को यूज करते हैं, ये कुछ नहीं है, एक ऑटो सजेशन ही है। तो आइए फिर उसमें विजुअलाइजेशन को देखते हैं। ये जो पॉइंट है वो बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस जो माइंड है वो शब्दों की भाषा बहुत ही कम समझता है। पिक्चर्स आर मोर इफेक्टिव। यदि कुछ कम्युनिकेट
आप सबकॉन्शियस माइंड के साथ करना चाहते हैं या उसको इम्प्रेस करना चाहते हैं, तो शब्दों के बजाय यदि उसको वो शब्दों का शब्द चित्र यदि मनस पटल के ऊपर आप यदि इमर्ज करते हो तो उसकी इफेक्ट सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर बहुत ही होती है। इसीलिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्मेशन में, या तो कुछ शक्तियाँ या कुछ गुण, अपने IQ, EQ, MQ को बढ़ाने के लिए, देखो आज तो इन टर्म पर्सनालिटी जनरली IQ, EQ, MQ एंड SQ के टर्म में अभी तो मेजर की जाती हैं। अब वो सब कुछ विकसित करना हम चाहते हैं, तो फिर ये विजुअलाइजेशन, क्रिएटिव विजुअलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि आजकल सबसे ज़्यादा किताबें भी ये क्रिएटिव विजुअलाइजेशन के ऊपर ही लिखी जा रही हैं। तो ये क्रिएटिव विजुअलाइजेशन माना, बाबा ने भी हम बच्चों को बताया है कि राजयोग मेडिटेशन वो वास्तव में दर्शन का विषय है, सिर्फ चिंतन का विषय नहीं है। इसलिए हम आत्मदर्शन, आत्मचिंतन, आत्मदर्शन, हर जगह दर्शन शब्द वापर, विश्व दर्शन, आत्म परमात्मा दर्शन, दर्शन माना देखना। तो राजयोग मेडिटेशन के अभ्यास के दरमियान आप जो शब्दों में सोचते हो वो कम करो, लेकिन चित्रों में देखो। जितना देखेंगे आप, सीन इमर्ज करके वो देखेंगे, शब्द का शब्द चित्र मनस्पटल के ऊपर इमर्ज करना पड़ेगा। तो सभी सभी शब्द शब्द चित्र में परिवर्तित न भी हो तो कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तो शब्द चालू रखो। तो विजुअलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एंड सीइंग ए मेंटल पिक्चर ऑन of the kind of the things you want to have or you do, or the kind of person you want to be. So visualization goes hand to hand with the auto suggestion. ऑटो सजेशन जनरली जो ऑटो सजेशन हम शब्दों में देते हैं उसी के संदर्भ में हमको एक चित्र का सर्जन हमारे मनस्पटल के ऊपर करना है। पिक्चर्स आर मोर इफेक्टिव, जैसे मैंने बताया, और उन लोगों ने तो कहा है कि पिक्चर्स आर इफेक्टिव बाय 25% ओनली, 25%, और rather words are effective by 25% and pictures are effective by 75%। तो विजुअलाइजेशन का ये पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्मेशन या तो हमारा जो आंतरिक जो विकास है तो उसका, उसके ऊपर विजुअलाइजेशन का बहुत ही महत्व है। विजुअलाइजेशन मेक्स द माइंड मोर क्रिएटिव। मोस्ट ऑफ द क्रिएटिव पीपल इन द वर्ल्ड possess वेरी मच हाई पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। जो भी बड़े बड़े लोग हो गए, साइंटिस्ट हो गए या कई जितने भी, उनके पास एक क्रिएटिव विजुअलाइजेशन का पावर था। देखो ये इसलिए मैंने एक एग्जांपल दिया है यहाँ पर, क्योंकि थॉमस, ये मैंने पढ़ा जब तक मुझे भी जब उसका आंसर सुनने को मिला, मुझे भी आश्चर्य लगा था। ये जो थॉमस अल्वा एडिसन जो है, बहुत बड़ा साइंटिस्ट हो गया। वैसे तो हम तो स्कूल में पढ़ते थे कि इलेक्ट्रिक बल्ब का इन्वेंशन उसने किया था, लेकिन अराउंड 2000 रिसर्चेस आर ऑन हिज क्रेडिट। 2000 उसने संशोधन किए हैं और बहुत ही यंग एज में उसने किए थे। तो उसके एक बार फ्रेंड ने पूछ लिया उसको, कह रहे थॉमस अल्वा एडिसन, आप तुम इतना कम उम्र में इतना सारा कैसे कर पाए? व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस? तो थॉमस कहता, मैं एक ही सेंटेंस में जवाब दूंगा। उसने ऐसा बोला, आई नेवर थिंक इन वर्ड्स, आई ऑलवेज थिंक इन पिक्चर्स। देखो ये आंसर उसका कितना पावरफुल आंसर है। उस वक्त उसने बोला कि नेवर थिंक इन वर्ड्स बट आई ऑलवेज थिंक इन पिक्चर्स, दैट इज द सीक्रेट ऑफ माय सक्सेस। इसलिए जीवन में क्रिएटिव विजुअलाइजेशन का क्या महत्व है, चिंतन से ज्यादा दर्शन का महत्व है, ये हमको समझ लेना पड़ेगा, इवन राजयोग मेडिटेशन में भी। तो इमर्ज ए क्लियर एंड व्हाइट मेंटल स्क्रीन इन फ्रंट ऑफ यू, ये हमारा बाबा ने तो एक अव्यक्तवाणी पूरी चलाई थी। हाँ, लाइट के कार्ब को अपने सामने ही मत करो, वो लाइट के कार्ब के अंदर अपने पूर्ण स्वरूप को देखो। हाँ, ये प्रोजेक्टर लाइट के कार्ब में अपने जो पूर्ण फरिश्ता, डबल लाइट फरिश्ता स्वरूप को देखने की बात बताई थी। तो इमर्ज ए क्लियर व्हाइट मेंटल स्क्रीन इन फ्रंट ऑफ योर इनर आइज। Try to visualize your auto-suggestion as far as possible by picturizing them on the mental screen. तो ये हो गया इम्पोर्टेंस ऑफ विजुअलाइजेशन और किस तरह से हमें विजुअलाइज करना है। देखो अभी इसको और इफेक्टिव बनाने के लिए ये जो प्रोसेस हम कर रहे हैं, हम तो पूरा सबकॉन्शियस माइंड के रिकॉर्ड को बदलना चाहते हैं।
मोर इफेक्टिव बनाने के लिए सबकॉन्शियस माइंड जो है वो तो इमोशनल है, आप अपनी भाव और भावनाओं को जोड़ दो। आपकी जो संवेदनाएं हैं, आपकी जो फीलिंग्स हैं, आपकी जो भावनाएं हैं, उसके साथ जोड़ दो। और जब आप उसके साथ जोड़ दोगे तो ये एकदम इफेक्टिव हो जाएगा, बहुत कम समय में आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा। देखो हमारी जो मेंटल सर्विस है, मनसा सेवा है, मनसा सेवा में दो बातें हैं। हम मन बुद्धि से वो करते हैं, मन बुद्धि से, वो टूल मन बुद्धि है। लेकिन कई लोग कहते हैं कि भाई हम तो कई सालों से ऐसे क्या उसकी इफेक्ट होती है, नहीं इफेक्ट होती है। तो ये सबकॉन्शियस, ये हमारी जो मेंटल सर्विस है उसको इफेक्टिव बनाने के लिए ये इमोशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक आपके इमोशंस, आपके भाव और भावना या संवेदनाएं, जो इनर फीलिंग्स है उसके साथ जुड़ नहीं जाती है, और मैकेनिकली वो तो कोई भी कर सकता है, किसी को लिख के दो, एक लिस्ट लिख के दे दो कि भाई तुम ऐसे ऐसे सोचो, तो सिर्फ सोचने से काम नहीं बनता है। वैसे मैं कहूँ सबका मंगल हो सबको शुभ हो, बोल गया मैं एक मंत्र की तरह, उसकी कोई इफेक्ट नहीं होगी। वो भाव अंदर से होना चाहिए, फ्रॉम द बॉटम ऑफ योर हार्ट। यदि ये शब्द निकलते हैं, कितनी सिंपथी है, कितनी एम्पथी है, कितने मर्सीफुल हमें हैं, कितनी रूहानियत हमारे में है, तो वो सब भाव और भावनाएं जब तक जुड़ नहीं जाती हैं तब तक मेंटल सर्विस भी हमारी इफेक्टिव नहीं होगी। इसी तरह से यहाँ पर भी दिल से करना है। ये जो ऑटो सजेशन और विजुअलाइजेशन, ये तो मन से करते हैं, बुद्धि से करते हैं, लेकिन जब तक आपकी भावनाएं उसके साथ ना जुड़ जाए, इसलिए एक शब्द में मुझे बताना है कि पूरे प्रोसेस में लेट योर हार्ट गो अलोंग विथ योर हेड। जो काम करते हो, लेट योर हेड एंड हार्ट वर्क टुगेदर, या तो गो टुगेदर। हाउ मेनी टाइम्स, देखो अभी ये तो मैंने बता दिया है कि ये जो प्रोसेस उन्होंने जो सजेस्ट किया है, तो उनका सजेशन ये है कि रिपीट द सेम ऑटो सजेशन अलोंग विद द विजुअलाइजेशन 3 or 4 times ड्यूरिंग एवरी सिटिंग ऑफ रिलैक्सेशन एंड प्रैक्टिस दिस प्रोसीजर। ये जो सिटिंग कितने लेने, 3 to 4 times a डे, और फिर वेट पैशनेटली फॉर द रिजल्ट। और जनरली हम भी कहते हैं कि चलो 20 दिन 25 दिन 1 मास के अंदर आपको रिजल्ट मिलेगा। आइए अभी थोड़ा सा हम ये देख लेते हैं कि हाउ शुड बी योर ऑटो सजेशन व्हाइल फॉर्मुलेटिंग द ऑटो सजेशन। और हमारे वहां पर भी जो हम राजयोग मेडिटेशन में जिसको हम कमेंट्री शब्द यूज करते हैं, वो यदि हम जब फॉर्मुलेट करते हैं, जो चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, उसमें भी ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो सबकॉन्शियस माइंड को, लॉजिकल तो है नहीं, तो आपके ऑटो सजेशन में यदि कोई नेगेटिव वर्ड आता है ना, तो वो शब्द को पकड़ता है, पूरे सेंटेंस के भाव को नहीं पकड़ पाता है। वो शब्दों की इफेक्ट होती है। तो इसीलिए आपके ऑटो सजेशन में नेगेटिव वर्ड्स नहीं होने चाहिए। मान लीजिए कि 2 नेगेटिव फिर पॉजिटिव हो जाता है। अब मान लीजिए मुझे गुस्सा करने की एक आदत है, तो फिर मेरे मन में तो यही ऑटो सजेशन आएगा ना कि भाई अब मैं गुस्सा नहीं करूंगा, अब मैं गुस्सा नहीं करूंगा। देखो ये ऑटो सजेशन ठीक नहीं है, क्योंकि उसमें गुस्सा शब्द आता है, दूसरा नॉट भी आता है, तो नॉट भी कैच कर सकता है और गुस्से को भी कैच कर सकता है। इसीलिए ये ऑटो सजेशन ठीक नहीं है। फिर दूसरी क्या बात है कि मान लीजिए कि मैंने ऐसा कहा कि मैं गुस्सा नहीं करूंगा, मतलब अभी करने की छुट्टी है। इसीलिए जो भी ऑटो सजेशन आप दें वो फर्स्ट पर्सन में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होना चाहिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। तो फिर क्या होगा, मान लीजिए कि गुस्सा करने की आदत है, तो मुझे शांति ही पसंद है, ऐसा आप बोलिए, मुझे शांति ही पसंद है, शांति की स्थिति में ही मुझे अच्छा लगता है, शांत रहने में ही मैं अच्छा महसूस करता हूँ। तो ये ऑटो सजेशन हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, और उसमें कोई नेगेटिव वर्ड्स नहीं है। तो हो सके वहां तक, एवरी टाइम इट इज पॉसिबल ऐसा नहीं कह सकता हूं मैं, लेकिन हो सके वहां पर। दूसरा क्या है कि यदि कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेज हैं, लंबे लंबे सेंटेंसेज है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेज हम बोलते हैं, तो उसको भी एज पर एज पॉसिबल करो। छोटे छोटे सेंटेंसेज हैं तो वो अच्छी तरह से उसकी इफेक्ट होगी। तो योर ऑटो सजेशन शुड बी शॉर्ट, सिंपल
and straightforward. This is point number 1. Your auto suggestion should not have a dual meaning. यदि उसका कोई dual meaning है तो वो नेगेटिव कैच करेगा, पॉजिटिव को नहीं कैच करेगा, क्योंकि it is already negative. So do not use any negative words in auto suggestions. Never use the word not in your suggestion. कहीं not words भी नहीं आना चाहिए. Difficult है, well, लेकिन as far as possible आपको avoid करना चाहिए. Auto suggestion should be in present continuous tense. ये भी मैंने बता दिया. Your auto suggestion should be picturizable or visualizable. हो सके उसका फॉर्मुलेट इस तरह से करो कि एक समांतर ये शब्दों का शब्द चित्र मनस पटल के ऊपर आप इमर्ज करके उसको देख सके. ठीक है, पिक्चराइजेबल या विजुअलाइजेबल होना चाहिए. तो ये कुछ बातें मैंने यहाँ पर बता दी है. तो देखो अभी ये जो रिलैक्सेशन टेक्निक है उसका मैं अभी जनरली हम जब शिविर करते हैं तो डेमो भी सबको ट्रेनिंग भी देते हैं, लेकिन ये रिलैक्सेशन टेक्निक का मैंने डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दे दिया है और उसमें कोई भी पोजीशन में बैठ करके आप उसको कर सकते हो. लाइंग इन सुपाइन पोजीशन मतलब जिसको हम शवासन कहते हैं, शवासन में भी आप कर सकते हो क्योंकि उसमें पूरा रिलैक्स होने की बात है. देखो बाबा भी कब्रिस्तान योग कराते थे उस वक्त, योग कब्रिस्तान योग के नाम से जब वो 14 साल की भट्टी में थे उस वक्त बाबा ही कराते थे. ठीक है, तो lie down in the supine position and keep some distance between the two legs. ये पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है. मैं समझता हूँ कि इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि आप जानते हो शवासन कैसे करना है. अब चेयर के ऊपर या सोफे में बैठ करके भी आप कर सकते हो. ठीक है, तो आप उसको यू कैन गो थ्रू दिस. ये पूरा जो प्रेजेंटेशन है वो भी वेबसाइट के ऊपर है, तो यू कैन गो थ्रू दैट. तो ये जो रिलैक्सेशन थ्रू डीप ब्रीदिंग की उसकी जो पूरी जो टेक्निक जो है उसका थोड़ा सा मैं यदि आउटलाइन दे दूं तो आपको जो रेट ऑफ रेस्पिरेशन, हमारा जो नॉर्मल रेट ऑफ रेस्पिरेशन अभी है वो करीब 20 से लेकर 25 ब्रेथ पर मिनट के अभी हैं. तो ये फास्ट माना जाता है, तो उसको आपको कम से स्लो डाउन करना है. तब जब स्लो डाउन करेंगे तो आप थोड़ा रिलैक्सेशन का भी फीलिंग करेंगे. ओवरऑल ऑक्सीजन इनटेक भी बढ़ेगा आपका और कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सपल्जन जो है वो इक्वली इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक्यूमुलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वो फटीग सा एक डेवलप होता है बॉडी के अंदर. और इसीलिए ये जो डीप ब्रीथिंग की क्रिया बहुत उसके फायदे हैं, एक फायदा नहीं है. तो उसमें क्या होता है कि रेट ऑफ रेस्पिरेशन को हमें 12-15 के बीच में ला देना है. मैं यदि 12 सांस लेना चाहती हूँ तो फिर मुझे 5 सेकंड मिलेगा, एक साइकिल के लिए 5 सेकंड मिलेगा. तो 5 सेकंड में मुझे 4 क्रिया करनी है. सांस को अंदर लेना है, कुछ समय के लिए उसको रोकना है, फिर उसको निकालना है, फिर दूसरा साइकिल में शुरू करूँ उसके पहले थोड़ा सा रेस्ट भी लेना है. तो उसको प्राणायाम की भाषा में पूरक क्रिया, आंतर कुंभक, रेचक अथवा तो रेचन और बाह्य कुंभक इस तरह से नाम दिए गए हैं. तो जिसको इंग्लिश में हम इंस्पिरेशन कहेंगे, बाहर निकालने को एक्सपीरेशन, या तो इनहेलेशन, एक्सलेशन, और जो होल्ड करते हैं उसको ब्रेथ को होल्ड करना है, आउटसाइड एंड इनसाइड. तो अंतर कुंभक, बाह्य कुंभक. ओके, तो आइए अभी उसका जो टाइम का ब्रेकअप है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ये इसमें काफ़ी वेरिएशन है. कई लोग देखो ये पूरी जो लोग तो उसी को योग कहते हैं. अब हम जानते हैं कि उसको योग नहीं है, तो योग की पूर्व तैयारी है कि योग के लिए एक माइंडफुल अवस्था या तो स्टेबिलिटी ऑफ माइंड या तो फोकस माइंड चाहिए, इसलिए क्रिया हम करते हैं. तो ज़्यादातर आप देखेंगे कि जितनी भी इंस्टीट्यूशन है तो योग के नाम पर ये क्रिया सिखाती है. तो उसमें टाइम के ब्रेकअप का ही फर्क होता है. जैसे आर्ट ऑफ लिविंग करके इंस्टीट्यूशन है, वो लोग अपनी एक सुदर्शन क्रिया सिखाते हैं. तो सुदर्शन क्रिया यही क्रिया है, उसमें टाइम के ब्रेकअप में टाइम है, डिफरेंस है. फिर जो ईशा फाउंडेशन करके एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, वो ईशा क्रिया करके, जैसे तावरिया जी भी हैं, उन्होंने भी ऐसी टेक्निक. तो ये जो टाइम का ब्रेकअप है यहाँ जो मैंने रखा है वो है डॉक्टर ऑर्निश का. मैं उसके विस्तार में नहीं, वो एक कार्डियोलॉजिस्ट है, यूएसए में ही कार्डियोलॉजिस्ट है. मैं 60 डिकेड्स की बात कर रहा हूँ जब बाईपास सर्जरी की एक शुरुआत विश्व के अंदर हुई थी. तो वो
कार्डियोलॉजिस्ट थे, वो बाईपास सर्जरी करते थे। फिर उन्होंने ये बिजनेस छोड़ दिया, इंडिया चले गए और उन्होंने एंशियंट राजयोग सीखा और फिर उन्होंने एक किताब लिखी है रिवर्टिंग दी हार्ट डिसीज करके। उसमें उन्होंने ये ब्रीदिंग टेक्निक का महत्व दिया है। तो ये टाइम का ब्रेकअप बहुत ही एक आदर्श माना जाता है। तो फिर उसी तरह से अभी ये टाइम का ब्रेकअप यहाँ पर दिया है। तो करीब 1.5 सेकंड के अंदर आपको सांस लेना है, आधा पौन सेकंड के लिए उसको रोकना है, सब्सिक्वेंट 2 सेकंड में 2 सेकंड में सांस को बाहर निकालना है, फिर आधा पौन पौन सेकंड आपको उसको रोकना है, बाहर रोकना है, माना रेस्ट लेना है, एंड देन साइकिल को रिपीट करना है। तो ऐसे रिदम को सेट हो जाए, तो रिदम सेट होने के बाद आपकी थोड़ी सी माइंडफुल स्टेट आप भी आएगी, माइंड थोड़ा स्टेबल होगा, शांत होगा, स्थिर होगा, थोड़ा एकाग्र भी होगा। तो ये टेक्निक में फिर क्या आपको करना है कि अपना ध्यान वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, परिस्थिति जहां पर भी लगा है वहां से विड्रॉ करके एक बार पहले सांस के ऊपर केंद्रित करो। साक्षी भाव से, ट्रस्टीशिप के साथ अंदर जाते हुए सांस को, बाहर निकलते हुए उच्छ्वास को देखना है। मतलब माइंड मेरा पूरा सांस के ऊपर फोकस हो। तो उसमें आपको 2 एक्सपीरियंस होंगे। तो ये मेथड इसलिए महत्वपूर्ण है कि यू कैन वेरीफाई योरसेल्फ वेदर माय माइंड इज स्टेबल और नॉट। मेरी एकाग्रता मैंने सिद्ध की है कि नहीं, वो भी आपको पता लगेगा। तो क्या होगा यदि आपका माइंड स्टेबल हो चुका है, एकाग्र हो चुका है सांस के ऊपर, तो जो इनवर्ड फ्लो, ड्यूरिंग इंस्पिरेशन देयर इज इनवर्ड फ्लो and during expiration there is outward flow of the air. Then you will be able to sense the inward flow and outward flow during inspiration and expiration respectively. यदि ये होता है तो मान लीजिए कि आपका मन स्थिर है, शांत है, एकाग्र है। फिर और थोड़ी सी एकाग्रता को आप बढ़ाएंगे सांस पर की, तो एक दूसरा अनुभव होगा। द एयर विच वी आर ब्रीदिंग इन दैट इज कोल्ड, फ्रेश एयर है इसलिए कोल्ड है, एंड द एयर विच वी आर ब्रीदिंग आउट ड्यूरिंग एक्सलेशन, तो उसमें वो गर्म है, थोड़ा वार्म है, बॉडी टेम्परेचर पे है। तो उसको सेंस करने की कोशिश करो। तो ड्यूरिंग इंस्पिरेशन ट्राई टू सेंस दैट कोल्डनेस ऑफ द एयर, एंड ड्यूरिंग एक्सपिरेशन ट्राई टू सेंस दैट वार्मनेस ऑफ द एयर। यदि एक्सपीरियंस होता है तो समझ लीजिए कि आपका मन स्थिर और शांत एकाग्र हो गया है, आपने एक माइंडफुल स्टेट आ गई है। उसको हम अल्फा स्टेट कह सकते हैं। यदि ये होता है तो वी आर वेरी नियर टू अल्फा स्टेट, ऐसा कह सकते हैं। बस उसके बाद फिर आप जो भी ऑटो सजेशन देना चाहते हैं, जिसको हम राजयोग मेडिटेशन, हम तो आत्मचिंतन से हमें शुरू करना है, तो आप कर सकते हैं। देखिए, तो ये जो पूरा माइंड मैनेजमेंट थ्रू राजयोग मेडिटेशन, वो इफेक्टिव क्यों है? तो आप देखेंगे कि ये जो पूरे राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास है, वो अभ्यास के अंदर, जैसे मैंने पहले भी बताया कि लक्ष्य है सेल्फ रियलाइजेशन, गॉड रियलाइजेशन, वर्ल्ड रियलाइजेशन एंड टाइम रियलाइजेशन, जिसमें सिर्फ ज्ञान का चिंतन है। ज्ञान के चिंतन के आधार पर हम ये सब अनुभूतियां करते हैं। तो सबसे पहले जो राजयोग मेडिटेशन जो है, वो उसमें ये जो 4 स्टेप्स आगे लिखे हुए हैं, रिलैक्सेशन, ऑटो सजेशन, विजुअलाइजेशन, इमोशनलाइजेशन, वो तो ऑलरेडी ये राजयोग मेडिटेशन में इनकॉर्पोरेटेड हैं ही हैं। क्योंकि राजयोग मेडिटेशन इज एसेंशियली आर्ट ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग एंड क्रिएटिव विजुअलाइजेशन। हम जब डिफाइन करते हैं राजयोग मेडिटेशन को, तो फिर उसको इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं। तो उसमें एडिशनल जो बातें हैं वो हैं सेल्फ रियलाइजेशन की बात। हम अपने साथ जुड़ जाते हैं। जो वो साइंटिफिक टेक्निक में है, वहाँ आत्मदर्शन की कोई बात नहीं है। राजयोग मेडिटेशन में हम खुद के साथ जुड़ जाते हैं, और आत्मचिंतन जो है, सेल्फ रियलाइजेशन की जो बात है, जिसमें इंट्रोस्पेक्शन भी आता है, तो उससे ये मेथड जो है वो बहुत पावरफुल हो जाती है। तो वहाँ पर सेल्फ रियलाइजेशन की बात नहीं है वो टेक्निक के अंदर। दूसरी बात कि जो गुणों का सागर है, जो शक्तियों का सागर है, जो मूल्यों का सागर है, ऐसा हमारा जो स्पिरिचुअल फादर है, उन फादर से हम जुड़ जाते हैं। वो तो उस टेक्निक के अंदर है ही नहीं। अब उसके साथ एक जनरेटर है, एक पावर हाउस है, उसके साथ यदि मेरी बैटरी कनेक्ट हो जाएगी तो अपने आप चार्ज हो जाएगी। ये तो
इसीलिए राजयोग मेडिटेशन जो है वो मच मोर इफेक्टिव है। उसके कुछ कारण इस स्लाइड्स में दिए गए हैं कि क्यों राजयोग मेडिटेशन जो है वो साइंटिफिक टेक्निक उन्होंने जो बताई है उससे वो पावरफुल हैं। देखो अभी ये जो मेजर स्टेप्स हैं क्या हो सकते हैं राजयोग मेडिटेशन के को जो सिस्टमेटिकली यदि हम सीखना चाहते हैं तो 10 स्टेप्स वाली मेथड है। तो उसमें एक पहले तो होता है फिजिकल मेंटल रिलैक्सेशन, वो जरूरी है, दैट्स वेरी एसेंशियल। कि मेरा माइंड ही शांत नहीं है, स्थिर नहीं है, एकाग्र नहीं है, तो मैं क्या मेडिटेशन करूंगा। इसलिए फिजिकल एंड मेंटल रिलैक्सेशन कोई भी यदि आप सहज रीति से कर सकते हैं ज्ञान के आधार पर, तब तो आपको किसी टेक्निक को अपनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अभी नहीं कर पाते हैं तो ठीक है, 2-3 मिनट के लिए ऐसी कोई रिलैक्सेशन टेक्निक मैं सीख लूं जिससे मैं मेंटली फिजिकली रिलैक्स हो जाऊं, तो एक टेक्निक मैंने आपको बताई। तो दूसरा है विड्रॉवल। तो फिर बाद में तो वस्तु व्यक्ति पदार्थ परिस्थिति से हमको मन को समेट लेना है, वो बहुत ही जरूरी है। फिर कंसंट्रेशन आएगा। जब तक विड्रॉवल नहीं है, डिटैचमेंट नहीं है, तब तक हम कंसंट्रेशन नहीं कर सकते हैं। हाँ, तो यहाँ पर चैनलाइजेशन ऑफ द माइंड। तो चैनलाइजेशन ऑफ द माइंड कब होता है कि जब हम ऐसे डिटैच हो जाते हैं। फिर होता है इंट्रोवर्जन, अंतर्मुखी बनना है, और इंट्रोस्पेक्शन। तो इंट्रोवर्जन इंट्रोस्पेक्शन करते हैं तो दैट लीड्स टू द सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन एंड अल्टीमेटली सेल्फ रियलाइजेशन। और फिर लिंकिंग अप विद द गॉड, जिससे हमको परमात्मा से जुड़ जाना है, उसकी भी टेक्निक्स हैं। कहाँ पर परमात्मा से मिलन मना सकते हैं, तो ये पूरा राजयोग मेडिटेशन का पूरा विषय है। फिर दैट लीड्स टू द गॉड रियलाइजेशन। और जब हमको गॉड रियलाइजेशन होता है तो देयर इज एनलाइटनमेंट। सबसे पहले तो एनलाइटनमेंट होता है, फिर वी गेट एम्पावर्ड ऑल्सो, एंड वी गेट एनरिच्ड विथ मैनी वैल्यूज एंड वर्चुअस। तो एनलाइटनमेंट, एम्पावरमेंट एंड तो एनरिचमेंट जो है वो राजयोग मेडिटेशन का लास्ट स्टेप्स है। तो इसी तरह से आज ये हम सिस्टमेटिक राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास करेंगे तो हमको सेल्फ रियलाइजेशन भी होगा, गॉड रियलाइजेशन भी होगा, और हम अपने सबकॉन्शियस माइंड का अच्छी तरह से प्रोग्रामिंग भी कर पाएंगे, जिसको हम आत्मोन्नति कहते हैं। कि ये जो आत्मा है जो अभी डिजेनरेट हो चुकी है, डिग्रेड हो चुकी है, वो फिर रिजेनरेट हम कर सकते हैं। और महत्वपूर्ण बात ये भी है कि जब हमारी एक्वायर्ड पर्सनालिटी, जो विषय विकार, जो मैंने पूरा मैकेनिक्स आपको बताया कि एक एक विकार ने हमारी ओरिजिनलिटी को कैसे खत्म किया, तो वो धीरे 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 विकारों की जो ग्रिप है, जो इन्फ्लुएंस है, वो भी धीरे धीरे कम होती जाएगी। और उसकी वजह से हमारी जो इनेट पर्सनालिटी है, वो जो मर्ज हो चुकी है वो इमर्ज होगी। तो जैसे पवित्रता है, शांति है, आनंद है, ये सब कुछ जो है धीरे धीरे, क्योंकि वो हमारी ओरिजिनलिटी है, दब गई है तो है अंदर, लेकिन दब गई है, तो उसको इमर्ज करना है, उसको एक्सप्लोर करना है, तो वो इमर्ज होगी, सहज रीति से एक्सप्लोर होगी। तो एक्वायर्ड पर्सनालिटी का पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन होगा, और ये हमारी जो इनेट पर्सनालिटी है, इनेट क्वालिटीज है, वो इमर्ज होगी इस राजयोग मेडिटेशन के अभ्यास से। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति।